हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कारक। संस्कृत में कारक हम उनके सूत्र, परिभाषा, उदाहरण, भेदों की परिभाषा और उदाहरण के बारे में जानेंगे, यानी कि कारक इन संस्कृत विद एग्जाम्पल्स। सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। कारक की परिभाषा: क्रिया के पूरा होने में जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। यानी क्रिया क्या होती है? कार्य, यानी कि किसी भी कार्य के पूरा होने में जिन शब्दों का उस कार्य से सीधा संबंध होता है उन्हें हम कारक कहते हैं। अर्थात वे कारण जिनके होने से क्रिया का होना संभव होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर और अच्छे से समझाती हूँ आपको। उदाहरण है रामः गृहं गच्छति। सेकंड है वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, यानी कि राम घर जाता है और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब समझिए, राम घोड़े से गिरता है, ये हिंदी एग्जाम्पल्स है। इनसे आपको अच्छे से कारक की परिभाषा समझ आ जाएगी और कारक है क्या ये भी पता चल जाएगा। राम घोड़े से गिरता है। अब से शब्द जो है, घोड़े से को यदि हम हटा देंगे तो क्या बचेगा? राम घोड़े गिरता है। तो हमें अर्थ जो है वो कंप्लीट समझ नहीं आता है। तो यही कहा गया है कि क्रिया के पूरा होने में कार्य क्या हो रहा है? गिरने का कार्य हो रहा है ना। तो कार्य के पूरा होने में जिन शब्दों का कार्य से सीधा संबंध होता है, तो से का सीधा संबंध है गिरता है से, तो वही कारक कहलाते हैं। तो राम घोड़े गिरता है, तो इससे क्या हुआ? कंप्लीट अर्थ नहीं बना। से जो है कारक जैसे ही लगेगा, इस लाइन का अर्थ जो है वो हमें समझ आ जाएगा। सेकंड लाइन देख लिए, बालक के लिए फल दो। के लिए ये भी कारक है। यदि हम इसे हटा देंगे बीच में से तो क्या होगा? हमें अर्थ जो है लाइन का समझ नहीं आएगा। थर्ड है श्याम कलम से लिखता है। यहाँ भी से है, श्याम कलम लिखता है, तो यहाँ भी हमें क्या है? कारक के बगैर जो अर्थ है वो हमें समझ नहीं आता है, और यही कारक होते हैं। यानी कि इनके कारण ही जो है क्रिया का होना संभव होता है। अगर ये यहाँ से हटा दिए जाए तो क्रिया का होना संभव नहीं होता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या क्रिया यानी कि क्या कार्य हो रहा है। हम इनके भेद जो है, ये किस किस भेद के उदाहरण है ये हम आगे करेंगे। तो चलिए जानते हैं कारक के, संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं। तो संस्कृत में कारक के हमारे 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है कर्ता, यानी कि कार्य को करने वाला, कोई भी हो सकता है, मैं, आप या कोई थर्ड पर्सन, कोई भी। कर्ता मीन्स जो भी कार्य को करता है। कर्ता ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है इसमें, और इसे परसर्ग भी कहा जाता है। प्रथमा विभक्ति इसमें प्रयोग की जाती है। सेकंड है कर्म को, विभक्ति चिन्ह क्या है? को। द्वितीय विभक्ति, थर्ड है करण से, के द्वारा। तृतीय विभक्ति। फोर्थ है संप्रदान को, के लिए। चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है इसमें। पांचवा है अपादान से, ये से जो है थर्ड में भी आया है और फिफ्थ में भी, इसलिए यहाँ पे स्पेशल लिख दिया गया है कि यहाँ पे जब अलग होना का प्रयोग होगा से के अर्थ में, ये हम आगे भेद की परिभाषा में समझेंगे, अपादान की परिभाषा में, कि कैसे अलग होना। तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और छठा है हमारा कारक संस्कृत में अधिकरण में, पर इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। षष्ठी विभक्ति नहीं है इसमें। संबंध और संबोधन जो है वो संस्कृत में कारक नहीं माने जाते, वो कर्ता के अंतर्गत ही काउंट कर लिए जाते हैं। तो इसलिए संस्कृत में 6 ही कारक माने गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा कर्ता कारक की परिभाषा। सूत्र क्या रहेगा इसका? स्वतंत्र है कर्ता, यानी कि जिसमें कर्ता कार्य को करने वाला स्वतंत्र होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है इसमें। तो कर्ता का अर्थ है करने वाला। क्रिया को करने में जो स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसमें कर्ता यानी कि कार्य को करने वाले की ही प्रधानता होती है। उदाहरण है हमारा रामः ग्रामं गच्छति, राम गाँव जाता है। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। मयूरः नर्त्यति, मोर नाचता है।
तो यहाँ पे आप कोई भी 2 उदाहरण लिख देंगे तो काफ़ी है। जो मैंने ब्लैक कलर में बताया है सूत्र प्रथमा विभक्ति, तो कारक की परिभाषा में जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सूत्र जो है वो याद करना ज़रूरी है। छोटी क्लासों में फिर भी चल जाएगा। अगर आपको सूत्र नहीं आता तो आप नीचे का सारा लिख दोगे तो भी बात बन जाएगी, यानी कि नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट है सेकंड हमारा कर्म कारक की परिभाषा। तो इसका सूत्र रहेगा हमारा कर्तुर इप्सित तमम कर्मम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा इसमें। कर्ता की क्रिया का प्रभाव, यानी कि कर्ता जो भी कार्य करता है उसका प्रभाव जिस पर सबसे अधिक पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण है बालिका जलम पीबती, बालिका जो है वो जल को पीती है। सह लेखम लिखती, वह लेख को लिखता है। सह दूरदर्शनम पश्यति, वह दूरदर्शन देखता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड करण कारक की परिभाषा। तो इसका सूत्र है हमारा साधक तमम करणम, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता कार्य को करने के लिए जिस भी साधन की सबसे अधिक सहायता लेता है, यानी कि काम को करने के लिए जिस साधन की वो ज़्यादा सहायता लेता है उसे ही करण कारक कहते हैं। उदाहरण है हमारा श्याम है कलमें लिखती, कि श्याम जो है कलम से यानी कि पेन से लिखता है। सेकंड है छात्र है कंदुकेन क्रीडति, छात्र जो है वो कंदुकेन यानी कि बॉल से गेंद से खेलता है। अहम कलमेन लिखामी, मैं कलम से लिखता हूँ। तो इसमें कार्य को करने के लिए यानी कि लिखने के लिए खेलने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी? कलम की, गेंद की, तो वही क्या है करण कारक है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा संप्रदान कारक की परिभाषा। तो इसका सूत्र है हमारा कर्मणा यम भी प्रयति से संप्रदानम, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थ बनेगा हमारा इसका, यानी कि सूत्र का ही अर्थ होता है जो नीचे मैं परिभाषा आपको बता रही हूँ। कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसके लिए कोई कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण है फर्स्ट राजा ब्राह्मणाय धनम ददाति, कि राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है। किसके लिए दे रहा है? राजा ब्राह्मण के लिए। तो राजा जो है वो धन किसके लिए दे रहा है? ब्राह्मण के लिए। तो ये संप्रदान कारक है। देवदत्त है भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति, देवदत्त जो है भिक्षुक के लिए भिक्षा देता है। थर्ड है छात्र है पठनाय विद्यालयम गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। फोर्थ है बालकाय दुग्धम देहि, बालक के लिए दूध दो। तो ये किसी के लिए कार्य हो रहा है, तो ऐसे में क्या कौन सा कारक आएगा? संप्रदान कारक। आप इसमें से कोई भी 2 उदाहरण लिख सकते हैं, सफिशिएंट है, 2 काफ़ी है। नेक्स्ट हमारा अपादान कारक की परिभाषा। तो अपादान का सूत्र रहेगा हमारा ध्रुवम अपाये अपादानम, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है इसमें। जब किसी वस्तु का दूसरी वस्तु, स्थान या पदार्थ से अलग होना पाया जाए तो उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी कि थर्ड में भी हमारा से शब्द यूज हुआ था ना, करण से, और अपादान में भी से शब्द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे किस लिए प्रयोग होता है? अलग होने के लिए। यानी कि जब किसी व्यक्ति वस्तु का दूसरे व्यक्ति वस्तु स्थान पदार्थ से अलग होना पाया जाए तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। कृषक है ग्रामात गच्छति, कृषक जो है यानी कि किसान जो है वो गांव से जाता है। तो यहाँ पे से आ गया, यानी कि किसान जो है वो गांव से जाता है। तो यानी कि किसान जो है वो गांव से अलग हो गया है, चला गया है गांव को छोड़कर, तो अलग हो गया ना ये। धावक है अश्वात पतति, धावक जो है वो अश्व यानी कि घोड़े से गिरता है, तो वो क्या हुआ? घोड़े से अलग हो गया। तो ऐसे अलग होने के अर्थ में कौन सा कारक आता है? अपादान कारक।
थर्ड है हमारा वृक्षात पत्रम पत्ती, वृक्ष से पत्ता गिरता है, पत्ते गिरते हैं तो पत्ते जो हैं वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं। ठीक है, वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और फोर्थ है राम है अश्वात पतति, राम जो है वो घोड़े से गिरता है। ये तो सेम ही हो गया, सेकंड और फोर्थ, कोई भी दो आप याद कर लेना इससे। यानी कि अपादान कारक जो है वो एक चीज़ का दूसरी से अलग होने के अर्थ में प्रयोग होता है। 6 है हमारा अधिकरण कारक की परिभाषा। तो इसका सूत्र है हमारा आधारो अधिकरणम, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है कर्ता और कर्म के द्वारा जिसमें क्रिया के आधार का पता चले, अतः किसी भी क्रिया के आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण से समझ में आएगा, अभी देखते हैं। फर्स्ट हमारा वन है वृक्षे तिष्ठति, कि बंदर जो है वो पेड़ पर बैठा है। तो ये क्या है, आधार क्या है उसका, किस पे बैठा है वो, पेड़ पर। सेकंड है छात्रा कक्षायाम पठन्ति, छात्र जो है वो कक्षा में पढ़ते हैं। तो छात्र जो है पढ़ते हैं, उनका आधार क्या है, कक्षा है, यानी कि कक्षा में होगे तो क्या होगा, पढ़ाई होती है। तो छात्र कक्षा में पढ़ते हैं, आधार क्या है, कक्षा है। अहम नगरे निवसामि, मैं नगर में निवास करता हूँ या रहता हूँ, तो मेरा आधार क्या हुआ, नगर, शहर। पर्वते मृगः सन्ति, पर्वत पर हिरण रहते हैं, तो हिरणों का आधार क्या हुआ, पर्वत हुआ। यानी कि कोई भी चीज़ जो है उसका आधार कैसे पता चलेगा, जैसे टेबल पे आपने पेन रख दिया, तो पेन कहाँ रखा है, मेज़ पर, तो पेन का आधार क्या हुआ, मेज हुआ। तो इसी तरह आधार को ही अधिकरण कारक कहते हैं। ओके।